चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह का महत्व क्या है। इसको हम लोग दो पॉइंट से देखेंगे। कैपिटल ए में हम लोग देखेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अर्लियर अपराइजिंग्स, जो इसके पहले भारत में विद्रोह हुए थे छुटपुट, उन विद्रोहों की तुलना में इस विद्रोह का क्या महत्व है, और फिर ओवरऑल इसका क्या महत्व है हम ये देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले के विद्रोहों की तुलना में इस विद्रोह का क्या महत्व है। पहली बात ये कि अगर पहले के विद्रोह की तुलना में इस विद्रोह को हम देखते हैं तो ये उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। पहले के विद्रोहों की तुलना में अधिक संगठित था, अधिक सुनियोजित था, प्लान्ड था एंड वाइड स्प्रेड। और पहले के विद्रोहों की तुलना में इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी जहां जहां ये विद्रोह की घटना घटी वो पहले से ज्यादा बड़े एरिया में था। तो ये तीन बातें आपको समझनी है। पहले के विद्रोह जो होते थे छोटे से किसी एक पर्टिकुलर इलाके में होते थे, किसी एक जनजाति या किसी एक धर्म या किसी एक पर्टिकुलर क्लास से संबंधित वो विद्रोह होते थे। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें कई क्लास के लोग साथ में आकर के वो किए, और पिछले विद्रोहों की तुलना में इसमें काफी कुछ सुनियोजित था, और पहले के विद्रोहों की तुलना में ये काफी कुछ मॉडर्न भी था। क्योंकि पिछले विद्रोह तो बिल्कुल जो है तलवार भाले से और लाठी वगैरह से लड़ाई लड़े जाते थे। इस बार इन विद्रोह में विद्रोहियों के पास काफी हद पे कारतूस और बंदूक इत्यादि भी थे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस ये। दूसरा, फेल्ड हाउएवर बट ब्रॉट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, मैसेजेस एंड आउटकम। ये जो 1857 का विद्रोह था, पिछले विद्रोहों की तुलना में ये भी असफल था, लेकिन पिछले विद्रोहों की तुलना में ये जो इंपैक्ट था इसने पूरे ब्रिटिश सरकार की जड़ को हिला के रख दिया था। ब्रिटिश सरकार को नए सिरे से सोचने समझने और नए सिरे से योजना बनाने पर विवश किया था। तो इसका प्रभाव पहले के विद्रोहों की तुलना में अधिक था। इस विद्रोह से जो मैसेज, जो संदेश हमें मिलते हैं वो पुराने विद्रोहों की तुलना में कुछ ज्यादा बड़े मैसेजेस हमें इससे मिलते हैं। और आउटकम्स, इस विद्रोह का जो परिणाम था, ओवरऑल वो तो विद्रोह असफल था, लेकिन उसके और भी जो कई परिणाम निकले वो पहले के विद्रोहों की तुलना में ज्यादा व्यापक थे, ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू मुस्लिम हार्मोनी, पुराने जितने विद्रोह हमने पढ़े उसमें, अच्छा एक बात ध्यान रखनी कि पुराने विद्रोह में मैंने आपको दो विद्रोह अलग अलग करके पढ़ाए हैं, एक फकीर विद्रोह, दूसरा सन्यासी विद्रोह। वास्तव में वो एक ही विद्रोह था, ठीक है, लेकिन उसको चूंकि जब मुस्लिम लोग लीड करते थे तो उसको फकीर विद्रोह, और जब हिंदू लोग लीड करते थे तो उसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता था। ठीक है, तो उसको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। पहले फकीर विद्रोह हुआ था, बाद में पहले फकीर विद्रोह, बाद में सन्यासी विद्रोह, तो उसको वो एक ही है। तो ये फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह अलग अलग शुरू हुए थे लेकिन बाद में जाकर के मिल गए थे। तो पुराने विद्रोह में यदि हम देखें तो फकीर और सन्यासी विद्रोह को छोड़कर बाकी किसी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी, केवल फकीर और सन्यासी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता थी। लेकिन 1857 के विद्रोह में हमें हिंदू मुस्लिम एकता थ्रू आउट, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर एंड तक हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है ये लोअर सेक्शन में, लोअर और मिडिल क्लास तक ही सीमित था। अपर क्लास में, जैसे हिंदू वर्ग में जो ज्यादा बड़े संत महंत टाइप के लोग थे, इधर मुस्लिम में जो उलेमा वर्ग के लोग थे वो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात नहीं करते थे। लेकिन ऑलमोस्ट विद्रोह में जिन लोगों ने भाग लिया उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कही थी। फ्यूडल लीडर्स, इसके पहले के विद्रोहों में जो लीडर थे वो स्थानीय, गरीब घर के, छोटे घर के, ठीक है, स्थानीय लोग इसके लीडर हुआ करते थे। ठीक है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो गया, कोई जादू टोना जानने वाला व्यक्ति हो गया, तो लेकिन इस विद्रोह में जो लीडर थे वो फ्यूडल कैरेक्टर के थे। कहीं पर कोई जमींदार लीड कर रहा है, कहीं कोई राजा लीड कर रहा है, जैसे झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये सारे जितने लीडर्स के नाम आते हैं ये फ्यूडल चरित्र के लीडर थे। इसके पहले के विद्रोहों में फ्यूडल चरित्र के बहुत कम विद्रोह ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें फ्यूडल चरित्र के लोगों ने लीडरशिप दिया। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इसके पहले के विद्रोह 7 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे चलते थे। ठीक है, कई तो 20-20 साल तक, 40-40 साल तक चले हैं कई विद्रोह, और तब अंग्रेजों ने उनको पूर्ण रूप से कुचला। उनकी तुलना में ये विद्रोह कम समय तक चला, हार्डली 1.5 साल ये विद्रोह चला, और 1.5 साल में ही इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बुरी तरीके से कुचलकर असफल कर दिया गया। सोड कलेक्टिव डिससैटिस्फैक्शन, इसके पहले तक जो विद्रोह थे वो कलेक्टिव असंतुष्टि प्रदर्शित नहीं करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, अपने अपने रीजनल मुद्दे होते थे, जनजातियों के मुद्दे, अपने अलग मुद्दे, ये सारे लोग मिलकर के नहीं लड़े,
1857 का विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसमें सारे असंतुष्ट लोग एक मंच पर आ गए। ठीक है, जैसे यूपी चुनाव के समय महागठबंधन बना लिए थे और एंटी बीजेपी वाले जितने थे वो सब इकट्ठे हो गए थे, तो उसी प्रकार से यहां पर ये ऐसा मंच था 1857 का विद्रोह जिसमें सभी असंतुष्ट लोग इकट्ठे आए थे। इसके पहले वाले विद्रोह में ये बात नहीं पाई जाती। एक और बात जो मैंने यहां नहीं लिखा है, आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले वाले विद्रोह में कहीं पर भी हिंदुस्तान का किसी बादशाह बना करके लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, किसी बड़े राजा महाराजा के नाम से लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। यह विद्रोह पहला विद्रोह था जिसमें किसी बड़े भारत के बादशाह या महाराजा के नाम पर युद्ध लड़ा गया था, बहादुर शाह जफर के नाम पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। 6 और एक 7वां अंतर जो मैं नहीं पाया हूं, आप ध्यान रखिएगा, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, आदर्श क्या ओवरऑल, अब बाकी और भी इसके इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, कलेक्टिव एंड मेजर रिस्पॉन्स। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को यह पहली बड़ी टक्कर, पहली कलेक्टिव प्रतिक्रिया दी गई थी कि हरामखोरों, अब अगर शोषण करोगे, अब हमारा दोहन करोगे, अब हमारे साथ भेदभाव करोगे, तो अब हम शांत नहीं बैठेंगे। अब हमारे अंदर वो मादा, वो दम, वो गट्स आ गए हैं कि हम आपके साथ विद्रोह कर सकते हैं, निपट सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पहली बार अंग्रेजों ने को भी हिला के रख दिया था। अंग्रेजों ने सोचे नहीं थे कि इतने बड़े लेवल पर विद्रोह होगा, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे परिवर्तन किए कि इस प्रकार का विद्रोह दोबारा ना हो सके। सूक्ड द रूट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इसने पूरे ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला दी। 1857 के विद्रोह की जो चिंगारी है, जो धमक है, वो भारत तक सीमित नहीं रहा, वो लंदन तक पहुंचा, और भी जिन देशों को गुलाम बनाया था और उस समय के जितने और भी सिविलाइज्ड कंट्री थे, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सभी तक इस विद्रोह की खबर पहुंची। और इसने इतना कमजोर कर दिया था ब्रिटिश साम्राज्य को कि ब्रिटेन से सेना बुलवानी पड़ी, चीन जा रही सेना को वापस बुलवाना पड़ा, पर्सिया में रहने वाली सेना को वापस बुलाना पड़ा। ठीक है, और वो तो भारतीय रियासतों ने यदि मदद नहीं किया होता, पूरे भारत में ये विद्रोह हुआ होता, तो 1857 में देश आजाद हो चुका होता। ये अलग बात है, हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि 1857 के बाद यदि मान लीजिए हमें आजादी मिल जाती, तब हमारा भारत कैसा होता। अगर 1947 की जगह 90 साल पहले भारत को आजादी मिलती, तो भारत कैसा होता, मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये बात थी कि ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला देने वाला ये विद्रोह था, ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग चेंजेस, इसने ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि कुछ परिवर्तन समाज में, भारतीय समाज में लाया जाए, ताकि जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी असंतुष्टता खत्म हो और आगे इस तरह के विद्रोह ना हो। ठीक है, ऐसे कुछ परिवर्तनों में जैसे उदाहरण के लिए है एंड ऑफ कंपनीज रूल, भारत में कंपनी का शासन खत्म कर दिया। कंपनी का शासन क्यों खत्म किया उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। एंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस, जो विलय नीति डलहौजी ने शुरू की थी और वेलेस्ली ने जो सहायक संधि शुरू की थी, उन दोनों को खत्म कर दिया गया इस विद्रोह के बाद। रिटर्न ऑफ सम लैंड्स, कुछ राजा महाराजाओं के जो जमीन हड़पे गए थे, राज्य हड़पे गए थे, उनमें से कुछ को, जैसे भरतपुर है एक, तो उसको वापस कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से वापस कर दिया गया था। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज, यहां से कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश का राज शुरू हो गया भारत में, यानी अब भारत डायरेक्टली ब्रिटिश राजा के अंडर आ गया, डायरेक्टली हम ब्रिटिश राजा के गुलाम हो गए। अब तक हम कंपनी के गुलाम थे। ठीक है, अ पुश फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, INM का मतलब है इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1857 के विद्रोह के बाद ही भारत के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों ने विचार मंथन किया कि अंग्रेजों से आजादी हम कैसे ले सकते हैं, और उसके लिए एक आगे चलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। फिर उसमें गांधी जी आते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है और एक सुव्यवस्थित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और इस विद्रोह से यह बात तो पता चल गई थी कि अंग्रेज जो है सैनिक रूप से, रिसोर्स के रूप से, एडवांसमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और लड़कर से तो उनसे नहीं जीता जा सकता, उनसे जीतने का कोई दूसरा तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। ये आधार बना था हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, और इसी से चल करके आगे हमें आजादी प्राप्त हुई थी। एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भारत के आगे कई क्रांतिकारी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह हुए, लाला हरदयाल हुए, ऐसे कई क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने का काम इस आंदोलन में किया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको भी यहां से प्रेरणा मिली, लेकिन प्रेरणा यहां पर दूसरे टाइप की मिली कि हमें उस रास्ते से आजादी प्राप्त करने का उपाय नहीं करना जिस रास्ते से इस विद्रोह में किया गया था, माने हिंसा के माध्यम से हमें आजादी नहीं चाहिए।
गॉट लर्न फ्रॉम इट्स ड्रॉबैक्स, इसने अपनी कमजोरियों को उजागर किया कि इस विद्रोह में क्या कमी थी, और उस कमी को आगे आने वाले आंदोलन जो हमने किए उसमें हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया, उससे सीखा और एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखने में हमें मदद मिली। सो दैट नो मोर एक्सप्लॉयटेशन एंड गेन इंटरनेशनल अटेंशन, इस विद्रोह ने यह दिखाया कि अब हम और ज्यादा शोषण, और ज्यादा हम ये जो आपकी शोषणकारी नीतियां हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे धार्मिक राजनीतिक मामलों में आपके हस्तक्षेप को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तमाम बातें इस विद्रोह में दिखाई देती हैं, और इस विद्रोह के कारण भारत को, और भारत में किस हद तक का शोषण हो रहा है उसको मीडिया इत्यादि के माध्यम से, भारत में आने वाले विदेशी पत्रकारों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया गया, और भारत को सहानुभूति कई देशों से मिली, जैसे कार्ल मार्क्स ने भी भारत के साथ सहानुभूति दिखाई है, फ्रांस ने भी दिखाई थी, रूस ने भी दिखाई थी। तो इसी के बाद ब्रिटिश सरकार कुछ नरम पड़ी और भारत में शोषण उतना नहीं था जितना इसके पहले होता था, शोषण में कमी आई। हालांकि शोषण बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक परिस्थिति में परिवर्तन आया। एस्टैब्लिश्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो इस विद्रोह की खास बात यह है कि इसके पहले भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी भारत में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, ठीक है, लेकिन इस विद्रोह ने उसको उजागर किया। हिंदू मुस्लिम लड़कर मिलकर के लड़ाई लड़े, जैसे कि सारे हिंदुओं ने एक मन से स्वीकार कर लिया कि बादशाह जो है हिंदुस्तान का, अगर हम सफल होते हैं तो मुगल बादशाह होगा। और मुसलमान भाइयों ने भी सारे अपने मुसलमान भाइयों को रिक्वेस्ट किया कि आज के बाद कोई भी जो गाय का मांस खाते हैं वो गाय का मांस का सेवन मुसलमान लोग नहीं करेंगे, हिंदुओं की धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और हिंदुओं ने भी कहा कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। दोनों का एक ही उद्देश्य है, दोनों को अंग्रेजी सरकार को भारत से बाहर भेजना है और मुगल सल्तनत, मुगल जो साम्राज्य है उसकी पुनर्वापसी करनी है। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है ये लोअर स्ट्राटा में ही था, ज्यादा से ज्यादा मिडिल स्ट्राटा में था, लेकिन अपर यानी उच्च वर्ग के लोगों में इस प्रकार की भावना बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है, दुर्भावना भी नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा एकता की भावना भी नहीं थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पंजाबी सिख है, पठान है, राजपूत है, वो नहीं चाहते थे, तो कुछ एक, लेकिन ज्यादातर एकता हमें देखने को मिलती है। फोर्स द ब्रिटिश टू रीथिंक, अंग्रेजों को फिर से एक बार 100 साल के बाद, 100 साल तक उन्होंने कभी सोचा नहीं कि भारत में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजी सरकार, कंपनी सरकार की जड़ें हिला दी और एक बार फिर से सोचने पर उन्हें मजबूर किया कि क्या ऐसे ही भारत में चलेगा या हमें कुछ सुधार की जरूरत है। एरा ऑफ एनेक्सेशन एंड एग्रेशन एंडेड। जो अंग्रेज लोग भारत में किसी भी भारतीय राज्य को हड़प लेते थे, भारतीय राज्य के साथ युद्ध कर लेते थे, भारतीय राज्य के साथ यूनिलैटरल एक तरफा प्रकार से संधि कर लेते थे, ठीक है, एग्रेशन अपनाते थे, ये सब चीज का दौर खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार ने यह भरोसा दिया कि इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार आएगी भारत में वो सभी राजा महाराजाओं को इज्जत देगी, सम्मान देगी, उनका अपमान नहीं करेगी। ठीक है, ये तमाम भरोसे जो दिए गए। ठीक है, एंड द ब्रिटिश प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ नेटिव इंडियंस। ये भरोसा दिया गया कि भारतीय लोगों के, भारतीय राजा महाराजाओं के, भारतीय जमींदारों के, भारतीय समाज में रहने वाले सभी लोगों की जो डिग्निटी है, सम्मान है, उसका महत्व समझा जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी, उनके अधिकारों को भी महत्व दिया जाएगा। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी इन सोशियो कल्चरल मैटर्स ऑफ इंडिया। चूंकि विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि कई लोगों को ये लग रहा था कि हमारे धार्मिक, राजनीतिक, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर रही है अनेक प्रकार के नियम कानून बनाकर। तो ये वादा किया गया कि अब हम आपके धार्मिक सांस्कृतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपकी जो नियम कानून परंपराएं हैं वो आप अपने हिसाब से करते रहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन 1857 के विद्रोह के बाद हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर जो भरोसा ब्रिटिश सरकार ने दिलाया, आगे चलकर के वो कोरी बकवास साबित होती है। ठीक है, लेकिन काफी हद तक थ्योरेटिकल तो कुछ चेंज आया है। ठीक है, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर रिवोल्ट। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में, अपने कार्य करने की शैली में, अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाया और भारतीय समाज में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, हम वो देखते हैं। एंड ऑफ कंपनी रूल। पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया। अब कंपनी का रूल खत्म करने से क्या फायदा हुआ? ब्रिटिश सरकार भारतीयों को
ये समझाने में सफल हुई कि ये कंपनी हरामखोर है, कंपनी ने आपका शोषण किया है। भाई 100 साल से तो कंपनी शासन कर रही है भारत में। भारत और ब्रिटेन का राजा, ब्रिटेन की सरकार तो दयालु है, पर ब्रिटेन के राजा और सरकार को ये खबर ही नहीं पहुंचती थी कि आपके साथ इतना शोषण हो रहा है। कभी किसी ने चिट्ठी नहीं लिखा, कभी किसी ने खबर नहीं भेजी, हमें क्या मालूम आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जो शोषण आपके साथ हुआ है, ये जो आपके सामाजिक आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ है, उसके लिए वास्तव में ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की संसद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये कंपनी जिम्मेदार है। ठीक है, तो भारतीयों के गुस्सा को ठंडा करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने चाल चली, और चाल यही थी कि कंपनी वाले के सर पे हाथ फेर के बोला कि देखो बेटा, स्थिति बहुत गंभीर है, हम तुम्हारा शासन भारत में खत्म करते हैं। ठीक है, ज्यादा चिंता मत करना, तुम्हारा जो नुकसान होगा देख लेंगे आगे पीछे। तो कंपनी का शासन भारत में खत्म कर दिया गया, भारतीयों को यह दिखाने के लिए कि देखो, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था उसको हमने हटा दिया, हम कितने अच्छे लोग हैं, ताकि बाद में 1857 के बाद भारतीय जनता का सहयोग, समर्थन, सिंपैथी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे। तो इसलिए कंपनी का रूल खत्म किया गया। ठीक है, अब कंपनी का रूल हो चाहे ब्रिटिश सरकार का रूल हो, रूल तो वही अंग्रेज करेंगे। उद्देश्य तो उनका भी 1857 के बाद भी वही था जो उसके पहले था, शोषण करना भारत का। ठीक है, लेकिन यही उनकी चाल थी जो हम लोग उस समय समझ नहीं पाए थे। ठीक है, और क्या करें, उस समय कोई हमारे पास ऐसा कोई मार्गदर्शक, ऐसा कोई लीडर, ऐसी कोई रिसोर्सेस हमारे पास था नहीं कि हम इस बात का विरोध भी कर पाते। ठीक है, दूसरी बात, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो आज तक हुआ करता था, उसको वायसराय ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय शब्द का मतलब होता है किसी का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समवन। यानी अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटेन के राजा का रिप्रेजेंटेटिव होगा भारत में। ठीक है, यह नाम उनको दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल, पहले वायसराय ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड कैनिंग। फिर आगे हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन, लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार सजाया था, इलाहाबाद दरबार। ठीक है, विद्रोह चल रहा था और दिल्ली में काफी, दिल्ली को लूटा खसोटा गया था विद्रोह के समय, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी टेम्परेरी राजधानी इलाहाबाद को बनाया था, टेम्परेरी हेडक्वार्टर बनाया था इलाहाबाद को। तो वहीं इलाहाबाद में दरबार लगा हुआ था, उसी दरबार में घोषणा किया था लॉर्ड कैनिंग ने। उस घोषणा को कहते हैं इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन, 1 नवंबर 1858 को। और इस डिक्लेरेशन में 3 बातें थी। पहली बात यह थी कि अब भारत, अब जो है विद्रोह, ऑफिशियली विद्रोह समाप्त हुआ, पहली बात। दूसरी बात, भारत से कंपनी का रूल खत्म हुआ। और तीसरी बात, आज के बाद भारत पे डायरेक्ट ब्रिटेन के राजा, या उस समय रानी थी, महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा। विक्टोरिया महारानी नाम था उनका। ठीक है, तो अब भारत में महारानी विक्टोरिया का राज होगा डायरेक्टली, और भारत की जनता अब विक्टोरिया महारानी की जनता, भारत की जनता ब्रिटेन की जनता और ब्रिटेन का नागरिक माना जाएगा। ऐसी घोषणा की गई थी इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन में। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजों में कुछ ऐसे सुधार करने थे अंग्रेजों को ताकि ऐसे विद्रोह दोबारा ना हो। उसके लिए भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था। इस एक्ट का एक्चुअल नाम था एन एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया, भारत की बेहतरी के लिए एक अधिनियम। अब क्या बेहतरी थी उसमें, आगे बढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके अलावा 3 साल बाद एक और कानून बनाया गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह के पीछे एक कारण यह भी था कि इसके पहले तक अंग्रेज लोग भारत में जो कुछ कर रहे थे भारतीयों से सलाह लेके नहीं कर रहे थे। यह कमी अंग्रेजों को समझ में आई, इसलिए उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बनाया। इसके पहले हमने देखा था 1853 के एक्ट में, 1853 के चार्टर एक्ट में एक पार्लियामेंट टाइप का सिस्टम भारत में कानून बनाने के लिए बना दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट में उसी पार्लियामेंट का विस्तार किया गया और उस पार्लियामेंट में अब कुछ भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाने लगा ताकि उनसे भी सलाह मशवरा लिया जा सके। हालांकि उनके सलाह मशवरा को माना नहीं जाता था, लेकिन एक दिखावे के लिए कि चलो भारतीय लोगों को भी हम भारत में कानून बनाने में शामिल करेंगे। ठीक है, और इसी एक्ट द्वारा भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम माने विभागों के मंत्री बनाने शुरू किए गए कि ये शिक्षा मंत्री होगा, ये कानून मंत्री होगा, ये फलाने मंत्री होगा, ये ठिकाने मंत्री होगा। तो मंत्री बनाने का जो प्रक्रिया है वो पहली बार 1861 के काउंसिल एक्ट में ही जो है वो आना शुरू हुआ है। ठीक है, आज भी भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम चलता है जिसमें कई मिनिस्ट्रीज होते हैं और हर मिनिस्ट्री का एक मुखिया होता है जिसे मिनिस्टर कहते हैं। तो यही सिस्टम यहां पर शुरू किया गया था। छठवीं बात, all the earlier treaties or agreement made by company
विद इंडियन रूलर्स वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब कंपनी का शासन भारत में खत्म हुआ तो कई राजाओं महाराजाओं को चिंता हुई और ब्रिटिश सरकार को भी चिंता हुई कि भाई हमें कंपनी ने इसके पहले जो संधि समझौते वचन प्रोमिसेस भारतीय राजा महाराजाओं के साथ की उनका क्या होगा। तो इस प्रावधान किया गया था कि जो वादे कंपनी ने किए थे वो सारे वादे ब्रिटिश सरकार भारत में भारतीय राजा महाराजाओं के साथ में निभाएगी। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अच्छा, और इसी के साथ जो सब्सिडरी अलायंस है और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इन दोनों को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एबॉलिश कर दिया गया था। ब्रिटिश पैरामाउंट सी ओवर प्रिंसली स्टेट्स, जब सब्सिडरी अलायंस और यानी सहायक संधि और विलय नीति को खत्म किया गया तो भारतीय राजाओं को बड़ी खुशी हुई और भारतीय राजाओं को बड़ी खुशी हुई और अंग्रेजों ने यह भी वचन दिया कि आज के बाद हम तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारे अधिकारों को मानेंगे। तो बड़े खुश हो गए भारतीय राजा महाराजा। लेकिन अंग्रेज ने अगली लाइन में कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात तुम आज के बाद आजाद नहीं हो, तुमसे ऊपर भी जो तुम्हारे सर्वेसर्वा हैं वो ब्रिटेन के राजा महाराजा महारानी जो कुछ भी हैं वो होंगे, अर्थात आपको ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ेगी। सर्वोच्च आप नहीं है, सर्वोच्च हम हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बात कही गई। अनकंडीशनल पार्डनिंग टू द रिबेलियंस हु वर नॉट एंगेज्ड इन मर्डर एंड किलिंग, ऐसे विद्रोही जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की थी, हिंसा में मार धाड़ में शामिल नहीं थे, ऐसे विद्रोहियों को बिना शर्त के माफ कर दिया गया था, क्षमा कर दिया गया था। ठीक है, पर इन लोगों की संख्या कम थी, लाखों लोगों को तो 8 से 10 लाख लोगों को वैसे ही मार डाला गया था विद्रोह में। ठीक है, सबको निपटा दिया, बचे कौन जिनको तुम माफ करोगे? तो 4-10 बचे होंगे, बोले जाओ माफ करते दिखाने के लिए, बोले वाह कितना बड़ा दिल है, सबको माफ कर दिया। और उसके पहले कितनी क्रूएलिटी के साथ, कितनी ब्रुटैलिटी के साथ हमारे विद्रोहियों की हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। ठीक है, तो इनका नेचर भी समझते चलिए। ठीक है, इसको बोला जाता है कलर्ड लेजिस्लेशन। ध्यान से समझिए मेरी बात, पॉलिटी में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कलर्ड लेजिस्लेशन माने रंगीन विधायन, यानी आपने जो नियम कानून और व्यवस्था बनाए हैं वो दिखने में बड़े रंगीन लगते हैं, बड़े खुशमिजाज लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो भावना है, ठीक है, उस भावना को वही आदमी समझता है। तो जितना सुंदर वो बाहर है उसकी भावना उतनी सुंदर नहीं होती, यानी दिखावे के लिए कुछ और है लेकिन रियल में कुछ और है। ऐसे नियम कानून और व्यवस्था को कलर्ड लेजिस्लेशन, रंगीन विधायन कहा जाता है। तो ये सब रंगीन सपने दिखा रहे थे कि वो माफ कर देंगे, सब बड़ा दिल दिखा रहे हैं, वाह। ठीक है, ये तमाम बातें। चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी एटसेट्रा। ठीक है, तो फिर सेना में, प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में, इकोनॉमी में, सब जगह अंग्रेजों ने चेंज लाया। वो चेंज क्या थे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत में किया। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखते हैं। कंपनी अनाउंस्ड Rs 50,000 अवार्ड फॉर कैचिंग मौलवी अहमदुल्लाह डेड और अलाइव। जो मौलवी अहमदुल्लाह थे, अवध से जो विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपया का पुरस्कार रखा कि इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ो, 50,000 रुपया ले जाओ। यही मौलवी अहमदुल्लाह है जिन्होंने विद्रोहियों को नारा दिया था कि ये केवल विद्रोह नहीं, जिहाद है। और ऐसी नारा देने के बाद में मुसलमानों का पार्टिसिपेशन इस विद्रोह में बढ़ा था। तो ये बड़े खतरनाक होते जा रहे थे अंग्रेजों के लिए कि अगर ये रहे तो सारे मुसलमानों को संगठित कर सकते हैं, इसलिए इनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। ठीक है, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ रिवोल्ट, ये जो विद्रोह चल रहा था उसके लिए कंपनी ने एक इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार को ऑफिशियली सैलरी में रखा था कि जो सारा विद्रोह हो रहा है, सारी घटना को लिखो। वो थे S.N. सेन। ठीक है, अच्छा, एक स्टेटमेंट है यहां समझना, एक अंग्रेज अधिकारी का स्टेटमेंट है। इफ देयर हैड एनी कैपेबल लीडर देन ब्रिटिश वुड हैड टू डिफीट जॉन लॉरेंस। ब्रिटिश अधिकारी जॉन लॉरेंस ने कहा है कि इस विद्रोह के दौरान भारत में यदि एक भी योग्य नेता होता, जैसे कि टीपू सुल्तान रहे हैं, जैसे कि शिवाजी रहे हैं, जैसे कि अकबर रहे, कोई भी एक ऐसा योग्य और दूरदृष्टि नेता भारत में यदि होता तो इस विद्रोह में अंग्रेजों को मुंह की हार खानी पड़ती। यह स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि हाउ इंपैक्टफुल वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस रिवोल्ट में असफलता का कारण केवल यही था कि हमारे यहां जो कुछ जयचंद थे, ठीक है, कुछ मीर जाफर, मीर कासिम जैसे लोग थे, यानी कुछ दगाबाज लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी रक्षा की। इसके कारण ये विद्रोह उतना सफल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। एनीवे, आगे देखते हैं। मिर्जा गालिब सीन द रिवोल्ट।
मिर्जा गालिब जो कि उर्दू के बहुत बड़े शायर हम लोग सब जानते हैं, उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, उस पर संबंधित कुछ शेर व शायरी वगैरह भी उन्होंने लिखी है। तांडिया भील, तांडिया भील एक विद्रोही नेता था। कहां? खरगोन में, रीजनल लीडर फ्रॉम खरगोन, मध्य प्रदेश के खरगोन में जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो तांडिया भील ने भी विद्रोह यहां पर शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये बड़ा चतुर व्यक्ति था, गुरिल्ला युद्ध करने में बड़ा माहिर था। इसको अंग्रेज लोग इंडियन रॉबिन हुड कहते थे, इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, रियल नेम ऑफ टीटी, टीटी माने तात्या टोपे, जो तात्या टोपे थे उनका असली नाम था रामचरण पांडुरंग। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई जो मंडला वाली रानी अवंतीबाई है, ये इन्होंने भी विद्रोह में भाग लिया था, जो गोंडवाना की रानी कहलाती थी। और इसको ब्रिटिश कमांडर वार्डन नामक व्यक्ति ने युद्ध किया था अवंतीबाई से, और अवंतीबाई ने भी आत्महत्या कर लिया था। और अंग्रेजों की मदद किया था रीवा के राजा ने रानी अवंतीबाई के खिलाफ। ठीक है, तो यही हो रहा था। आगे मैं आप समझाऊंगा। बेगम सिकंदर, बेगम सिकंदर भोपाल की बेगम थी जिन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, और इंदौर के होलकर ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो भोपाल ने, कश्मीर ने, पंजाब ने, ऐसे बहुत सारे पिछले मैं आपको बता चुका हूं कि किसने किसने अंग्रेजों का साथ दिया था। जबलपुर में कुंदन शाह नामक व्यक्ति ने विद्रोहियों का साथ दिया था और खुद भी विद्रोह प्रारंभ किया था अंग्रेजों के खिलाफ जब 1857 का विद्रोह चल रहा था। लक्ष्मीबाई डाइड एट कालपी, लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वो कालपी नामक जगह पे हुई, झांसी के पास है। ठीक है, एक और स्टेटमेंट देखते हैं। अंग्रेज अधिकारी स्टैनले बॉलपर्ट कहते हैं, इट वाज मोर देन अ म्यूटनी, यह केवल एक झड़प नहीं था, यह केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, yet much less than a first war of independence, लेकिन ये स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई से कुछ कम और सैनिक विद्रोह से कुछ ज्यादा था। ये है फुल स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 1857 का विद्रोह एक भारत की आजादी के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन था, कुछ लोग कहते हैं ये भारत की आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। तो पहले हम देखते हैं कि जो लोग कहते हैं ये भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था तो क्यों नहीं था, उनके आर्गुमेंट्स क्या हैं, और जो लोग कहते हैं कि भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था उनके आर्गुमेंट क्या है। ठीक है, इनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि भारत के लिए ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ठीक है, लेकिन कभी परीक्षा में आए कि भारत के लिए राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का विद्रोह था या नहीं, और क्रिटिकल एनालाइज कीजिए, तो माने उसमें आपको दो चार पॉइंट ये भी बताने पड़ेंगे कि था और फिर बताना पड़ेगा कि नहीं था। तो देखते हैं, भाई रिवोल्ट वाज नॉट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और नेशनलिस्ट, भारत ये जो विद्रोह था ये राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था या भारत की आजादी की लड़ाई नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसके पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, a united India did not exist at that time in political, cultural और ethnic sense, भारत किसी भी संदर्भ में, किसी भी अर्थ में, राजनीतिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, नृजातीय संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में भारत एक राष्ट्र के रूप में उस समय बन ही नहीं पाया था। एक राष्ट्र का मतलब क्या होता है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सभी लोग अपने आप को इस जियोग्राफिकल एरिया में एक होने की फीलिंग जब आ जाए, सारे धर्म, जाति इत्यादि को भूलकर, पर हमने देखा कि यहाँ तो छोटी छोटी रियासतें थी और वो अपने रियासत को ही अपना देश मानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की एकता की भावना नहीं थी, इंडिया यूनाइटेड नहीं था, इंडिया उस समय डिवाइडेड था, बटा हुआ था, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, रियासतों के नाम पर, कई नाम पर बटा हुआ था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब भारत एक राष्ट्र ही नहीं था, आजादी की लड़ाई राष्ट्र लड़ते हैं, देश लड़ते हैं, आजादी की लड़ाई विद्रोही नहीं लड़ते, देश लड़ता है। ठीक है, तो जब देश ही नहीं था तो आजादी की लड़ाई कैसे होगी, और जब देश ही नहीं था तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे होगा। ठीक है, और काफी दम है इस पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, 80% ऑफ कंपनीज फोर्स वाज इंडियन, यानी इस विद्रोह में सही अर्थों में देखा जाए तो अंग्रेज अगेंस्ट भारतीय नहीं थे, भारतीय अगेंस्ट भारतीय, क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें 80% सैनिक भारतीय थे, केवल 20% ही सैनिक ऐसे थे जिन्होंने या तो विद्रोह में साथ नहीं दिया था या अंग्रेज थे। बात समझ आ रही? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मद्रास रेजिमेंट में 1 लाख से ऊपर सैनिक थे, उन्होंने भाग ही नहीं लिया बल्कि उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1 लाख से ऊपर सैनिक थे, उनमें से मुश्किल से 2-5 हजार सैनिकों ने विद्रोह किया, ज्यादातर सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। बंगाल में भी 90,000 की सेना में 80,000 सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह को एक तरफ भारतीय विद्रोही लड़ रहे थे, दूसरी तरफ वे भारतीय लड़ रहे थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो भारतीय बनाम भारतीय युद्ध था।
तो कैसी राष्ट्रवादी आंदोलन? राष्ट्रवादी आंदोलन में एक राष्ट्र से बिलोंग करने वाले सारे लोग एक पक्ष में होते हैं और उनका एक जो कॉमन एनिमी होता है वो दूसरे पक्ष में होता है। तो हमारा कॉमन एनिमी था कंपनी, लेकिन उसके साथ बहुत सारे भारतीय रहे। तो कैसे कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय आंदोलन था, ये आजादी की लड़ाई थी। ठीक है, मैनी ऑफ लोकल रूलर्स फॉट अमंग्स देमसेल्फ रादर देन यूनाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। जो हमारे यहाँ के लोकल राजा महाराजा थे वो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोहियों का साथ दे रही थी, तो होलकर, सिंधिया, रीवा और कश्मीर, जालंधर, ऐसे कई रियासतें थी जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो ये कैसा राष्ट्रवादी आंदोलन है? ये कैसी भारत की आजादी की लड़ाई है? ठीक है, इस समझ से परे है। इसलिए विद्वानों का मानना है कि इन कंडीशनों के होते हुए आप इनको राष्ट्रवादी आंदोलन तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, नॉट ऑल ऑफ द रेबल्स एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ मुगल्स। इसके अलावा सारे विद्रोही दिल से मुगल बादशाह को अपना राजा नहीं माने थे। उनमें से बहुत सारे विद्रोहियों का मन था कि मुगल साम्राज्य भी खत्म हो जाए ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ। तो जब सबका एक कॉमन गोल नहीं था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन है? द किंग ऑफ दिल्ली हैड नो कंट्रोल ओवर द रिबेलियन। जिसके नाम से विद्रोह किया जा रहा है कि मुगल के बादशाह के नाम पे हम ये सारा विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोहियों पे बादशाह की पकड़ ही नहीं थी। विद्रोही अपने मन से कर रहे थे, बादशाह के आदेश को नहीं मान रहे थे, और बादशाह खुद इतने सक्षम नहीं थे कि वो कोई आदेश दे सके। तो जो सुप्रीम लीडर आपने विद्रोह का जिसको बनाया, उसी की पकड़ पूरे मूवमेंट में नहीं है, तो भी ये राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं माना जा सकता। लार्जली लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल पार्ट, पूरे भारत के लोगों ने मिलकर नहीं लड़ा था। ठीक है, सीमित रूप से लड़ा गया था। अ नंबर ऑफ अपराइजिंग्स occurred in areas not under British rule and against native rulers। इसके पहले और 1857 के दौरान भी जो बहुत सारी जगहों पर छोटी मोटी झड़पें हुई, वो झड़पें वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, वो अपने लोकल राजा महाराजाओं के खिलाफ थी। ठीक है, तो जब सब लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, कुछ भारतीय जमींदारों के खिलाफ, कुछ भारतीय साहूकारों के खिलाफ, कुछ भारतीय राजा महाराजाओं के खिलाफ लड़ तो सब रहे थे, लेकिन कुछ अलग अलग लोगों से लड़ रहे थे। सब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहे थे, सब कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे, ऐसा फीलिंग नहीं था। ठीक है, फ्रैक्चर्ड अलोंग रिलीजियस, एथनिक, रीजनल एंड ऑब्जेक्टिव लाइंस। लड़ाई तो सब लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, अपने उद्देश्यों के आधार पर बटे हुए थे। सबके उद्देश्य अलग थे, सबके क्षेत्र अलग थे, सबके धर्म अलग थे, सब अपने अपने हिसाब से विद्रोह में टेक पार्ट कर रहे थे और सब अपने अपने हिसाब से उसका रिजल्ट देख रहे थे। जमींदारों को लग रहा था कि विद्रोह खत्म हो जाएगा और हम जीत जाएंगे, तो हमारी जमींदारी फिर से वापस आ जाएगी, हमारी ताल्लुकदारी फिर से वापस आ जाएगी। राजाओं को लग रहा था हमारी राजगद्दी वापस आ जाएगी। किसी को देश की, किसी को जनता की पड़ी नहीं थी। इन सारे फीचर्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रवादी आंदोलन था और ना ही आजादी की लड़ाई थी। इज दैट क्लियर? अगला स्टेटमेंट है कि भाई नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ये नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और क्यों है उसके पीछे तर्क देते हैं। उनका क्या तर्क है? ऑल रिबल्स मेड देयर वे टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज बादशाह ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई भले ही उनके आंतरिक विरोध रहे हो, भले ही जाति धर्म के आधार पर बटे रहे हो, लेकिन सारे विद्रोही एक मत से दिल्ली की तरफ कूच किए मेरठ के बाद, और दिल्ली जाकर के बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह नियुक्त किया। यानी उनके पास एक ये ऑब्जेक्टिव था कि जिस तरह अंग्रेजों के आने के पहले भारत एक यूनाइटेड था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, इस विद्रोह के बाद हम वैसा ही भारत बनाएंगे। तो ये भावना थी, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन था, ये आजादी की लड़ाई का आंदोलन था। दूसरा, अट्रैक्टेड ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जनरली यदि देखा जाए तो समाज के लगभग सभी वर्गों ने इस विद्रोह में भाग लिया, कम या ज्यादा से मतलब नहीं है। इस विद्रोह में जमींदार भी भाग लिए, यह अलग बात है कि ज्यादातर जमींदार अंग्रेजों के साथ थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी भाग लिए, यह अलग बात है कि ज्यादातर प्रिंसली स्टेट अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, कुछ दो चार पढ़े लिखे लोग भी इनके साथ थे, मिडिल क्लास भी थे, लोअर क्लास तो पूरा इनके साथ था, मजदूर वर्ग इनके साथ था, कृषक वर्ग इनके साथ था, आदिवासी वर्ग इनके साथ था, सिपाही वर्ग में भी काफी, तो लगभग सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर के लड़ा। इसलिए इसका स्वरूप पहले के विद्रोहों की तुलना में कुछ बड़ा था, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये राष्ट्रवादी आंदोलन है। ठीक है, अगला, डोंट वांट टू रिवाइव स्मॉलर किंगडम्स रेदर द मुगल एम्पायर। किसी ने भी
ये सपना नहीं देखा था कि विद्रोह खत्म होगा तो हम अपने अवध के राजा को वापस ले आएंगे, कि झांसी की रानी को वापस ले आएंगे, कि नाना साहेब को वापस ले आएंगे। सबने एक सुर में कहा कि हम मुगल साम्राज्य को वापस लाना चाहते हैं, हम मुगल बादशाह की वापसी चाहते हैं। तो ये भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट था जब ये विद्रोही लोग अपना नारा लगाते थे, वो नारा था खल्क खुदा की मुल्क बादशाह का, जिसका मतलब होता है द पीपल बिलोंग टू गॉड एंड कंट्री टू द एम्परर। माने यहां पर इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि एक कंट्रीहुड की फीलिंग लोगों के अंदर कहीं ना कहीं थी, और वो मुगल एम्परर के अंडर में भारत को एक बार फिर से वैसा ही बनाना चाहते थे जैसा कि पहले था। कॉमन पर्पज इवन हैविंग डिफरेंसेस, भले ही सबके अपने अपने उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन एक उद्देश्य कॉमन था, वो ये था कि सभी भीतर ही भीतर ये चाहते थे कि भारत से अंग्रेजी शासन खत्म होना चाहिए, भारत को अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना चाहिए। ये एक कॉमन फीचर सभी के मन में था। ये अलग बात है कि ये सेकेंडरी पर्पस था, उनका प्राइमरी पर्पस अपना अपना था। जैसे जमींदारों का पर्पस प्राइमरी अपना जमींदारी वापस लेना था, कृषकों का प्राइमरी पर्पस अपने बढ़े हुए करों को खत्म करना था, लेकिन सेकेंडरी पर्पस सभी का यही था कि कुल मिलाकर के हम सबके दुख, हम सबके शोषण का कारण तो अल्टीमेटली अंग्रेज सरकार है, अर्थात इसको वापस होना ही चाहिए, ठीक है। रिलीजियस हार्मोनी, तो इस विद्रोह में धार्मिक सौहार्दता भी देखी गई थी, इसलिए इन तर्कों के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि भारत का जो आंदोलन है 1857 का जो विद्रोह है, ये राष्ट्रवादी आंदोलन था और भारत की आजादी के लिए लड़ा गया आंदोलन था। लेकिन इन तर्कों में दम कम है, ऊपर वाले तर्कों में ज्यादा है, ठीक है। तो 80-20 का रेशियो बनता है, 80% ये राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था और 20% है, ठीक है। तो जब कभी भी अगर आप आंसर लिखें तो 80-20 का रेशियो बना करके आपको इसकी क्रिटिकल एनालिसिस, समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। और यदि केवल पूछे कि भारत का आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है, तो आप ये सारे ऊपर के पॉइंट लिख देंगे और नीचे ऊपर लिखते आपसे कि टिप्पणी करो तो पहले ऊपर का पॉइंट लिखना, फिर आखिरी में लिख देना कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं था या था, जो भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग में और कभी बताऊंगा, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि 1857 का विद्रोह सफल हो जाता तो हमारा भारत क्या जैसा आज है वैसा होता या कैसा होता, थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वापस गवर्नर जनरल पढ़ना शुरू करेंगे और उसमें लॉर्ड कैनिंग पढ़ेंगे और फिर लॉर्ड कैनिंग के समय में हुए बहुत सारे काम, जिसमें 1858 का एक्ट है और बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट स्टेप लिए गए थे, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।